बास्तिल की घटना ने फ्रांस में बादशाह की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। यह बगावत नहीं, इनकलाब था जो अब बास्तिल से वर्साई के महल में दस्तक देने वाला था। मैं हूँ शिवम, शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि वर्साई में इनकलाब की दस्तक दी किसने, प्रजा का हीरो कौन था, राजा को न्याय मिला या नहीं। आप यह भी जान जाओगे कि रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस ने क्या खोया क्या पाया। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे में जब असेंबली ने डेमोक्रेसी का चार्टर मंजूर किया तो राजा ने उस पर सिग्नेचर करने से ही इनकार कर दिया। इस चार्टर में नागरिकों के समान अधिकार, वाणी स्वातंत्र्य और धर्म की आज़ादी दी गई थी। लेकिन जब लुई ने इस चार्टर को मानने से इनकार कर दिया तो आवाम को लगा कि राजा ने वादा तोड़ के हमें धोखा दिया है। राजा के विरोध में पेरिस से वर्साई तक एक कूच हुई। कूच की खास बात यह थी कि इसमें 30,000 स्त्रियां थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसे वुमेन्स मार्च कहा गया है। बाद में लोग वर्साई पहुंचते गए और महल के सामने ही धरने पर बैठे। लोगों का गुस्सा देखकर राजा को दिन में तारे दिखने लगे। फिर सेनापति लॉफेट बीच में आया। लॉफेट ने न केवल इंग्लैंड को हराया था बल्कि क्रांतिकारियों की सेना बनाने में भी उसने मदद की थी, इसलिए वह प्रजा का हीरो था। इसके कहने पर लोगों ने शाही परिवार की जान तो बख्श दी, लेकिन राजा और रानी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर जैकोबिन क्लब के मेंबर्स भी इनकलाब के कट्टर हिमायती थे। अगर कोई इनकलाब के खिलाफ सिर्फ बोलता तो भी उसे सजाए मौत दी जाती। इस ग्रुप को लीड कर रहा था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर, जो राजा का घोर विरोधी था। इसने सारे फ्रांस को एक खूनी दौर में धकेल दिया जिसे रेन ऑफ टेरर यानी दहशत का दौर कहते हैं। फ्रांस की हालत तेजी से खराब हो रही थी। ऐसे में राजा की एक गलती ने आग में घी डालने का काम किया। हुआ यूं कि लुई खानदान सहित फरार हो गया। अफवाह ये उड़ी कि राजा दुश्मनों से मिलकर फ्रांस की इनकलाबी हुकूमत को खत्म करना चाहता है। इससे लोग आग बबूला हो गए और गद्दार गद्दार पुकारने लगे। इनकलाबी फौज ने शाही परिवार को गिरफ्तार करके वापस जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, जनरल लॉफेट को भी राजा के प्रति सिंपैथी रखने पर बेइज्जत करके इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब जो बात थी वो दिल को झकझोरने वाली थी। 21 सितंबर 1791 को असेंबली ने राजाशाही को खत्म कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन समान अधिकारों वाले चार्टर को रद्द करके मार्शल लॉ लागू कर दिया। साथ में एक कमेटी का गठन किया जिसे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी नाम दिया गया। कमेटी में 12 मेंबर थे जिनको जंग शुरू करने से लेकर सजाए मौत देने तक के सारे अधिकार हासिल थे। इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ 12 आदमी सारे फ्रांस पर हुकूमत कर रहे थे। रॉब्सपियर इस कमेटी का सर्वे सर्वा यानी यूं कहिए डिक्टेटर या सरमुख हत्यार बन गया था। रॉब्सपियर समझता था कि इनकलाब को बचाने का रास्ता ये है कि आरोपी बादशाह का कत्ल कर दिया जाए। वो इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। इसने लुई के खिलाफ साजिश रची। इस बार अफवाह ये उड़ाई कि राजा जेल में बैठकर भी ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और क्रोएशिया के साथ मिलकर रोटी समेत और चीजें महंगी करके देश में कोहराम मचाना चाहता है। और बरसों से फ्रांस की आम जनता के लिए तो महंगाई डायन खाया जात है। जी हाँ, ये सही है। ये महंगाई ही थी जो लुई के पीछे डायन की तरह पड़ी थी। लुई कभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। ये तरकीब काम कर गई।
लोग एक बार फिर से लुई को ही अपनी हर तकलीफों का जिम्मेवार समझने लगे। नतीजा, चारों ओर से बादशाह के खिलाफ मार डालो की आवाजें बुलंद होने लगी। इस तरह पूरी साजिश रचकर दिसंबर 1792 में लुई के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया। कहते हैं कि लुई द 16 को मालूम था कि इसे हर हाल में फांसी ही दी जाएगी। फिर भी उसने अपने वकीलों से कहा कि आप साबित करना फ्रांस का राजा बुरा नहीं था। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन बादशाह को किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। थर्ड स्टेट असेंबली, जो अब नेशनल कन्वेंशन कहलाती थी, उसी ने ट्रायल शुरू किया। आप जानते हैं कि इसका अध्यक्ष रॉबस्पेयर ही था। अब लुई के बचने की कोई उम्मीद शेष न थी। आखिर में सजाए मौत या नहीं के लिए वोटिंग शुरू हुई। नेशनल कन्वेंशन के 721 मेंबर थे। 380 मेंबर ने सजाए मौत के हक में, 310 ने रहम के लिए और 31 मेंबर ने वोट नहीं डाला। जजमेंट दे दिया गया, सजाए मौत। 21 जनवरी को बादशाह को गिलेटिन की तरफ ले जाया गया। गिलेटिन सजाए मौत देने के लिए बनाया गया एक साधन था, जिसमें कैदी को लकड़ी के शिकंजे में कसकर इस पर एक वजनदार ब्लेड गिराया जाता था और सिर कटकर सामने मौजूद टोकरी में गिर जाता था। दहशत के दौर में तो यह साधन इतना इस्तेमाल हुआ कि इसे नेशनल रेजर यानी कौमी अस्त्रा कहा गया। लुई को पता था कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, फिर भी वो एक बादशाह की तरह आगे बढ़ता रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, मेरे रक्त से फ्रांस का भला होने वाला हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। नेशनल गार्ड ने अपना फर्ज निभाया। गिलेटिन के एक ही वार में बादशाह का सर तन से जुदा हो गया और टोकरी में जा गिरा। अब बारी थी फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनेट की। ट्रायल शुरू हुआ। मुजरिम साबित करने में जरा भी देर न लगाई। 16 अक्टूबर को उसे लकड़ी के एक छकड़े में बिठाकर गिलेटिन तक ले जाया गया। उसके बाल काटे गए, मुजरिमों जैसे कपड़े पहनाए। ट्रायल के पूरे वक्त वो मौन रही, लेकिन अपने ही बेटे, जो केवल 8 साल का था, के साथ उसके नाजायज संबंध का आरोप लगा तो वो तिलमिला उठी। चुप्पी तोड़ते हुए उसने अपने पर लगाए इस गलत आरोप को सिरे से नकारा। इसे समग्र स्त्रियों का अपमान बताया, लेकिन होना तो वही था जो रॉबस्पियर चाहता था। उसकी गर्दन भी गिलेटिन से काट दी गई। मैंने आगे भी बताया, ये रेन ऑफ टेरर यानी दहशत का दौर था। रॉबस्पियर अपने होश खो बैठा था। इस दौर में इतने लोग मारे गए कि अब अवाम को इनकलाब के नाम से ही नफरत हो गई। अब एक था विलन, यानी रॉबस्पियर का अंत भी जान लीजिए। वो अपने साथियों को भी शंका की नज़र से देखता था। कुछ गलत लगने पर गिलेटिन तक पहुंचाता था। सब डरे हुए थे, कहीं अपनी बारी आ गई तो। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की तरह साथियों ने रॉबस्पियर को ही गिरफ्तार करवा लिया। इसे कुदरत का न्याय ही समझो कि जिस रॉबस्पियर के हुक्म से हजारों लोग मारे गए, उसका अंत भी उसी गिलेटिन से हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक सीरीज पूर्ण हुई। विश्व इतिहास का यह टॉपिक क्लास 9 से लेके अनेक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी एग्जाम्स में भी सिखाया जाता है। अपेक्षा मेरी यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। पूरी सीरीज देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।